एप 11 to 20 वीआईपी बिलियनेयर सिस्टम। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से शुभम नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। शुभम नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप इस शानदार कहानी के एक्स्ट्रा एपिसोड्स और खास अपडेट्स सुनना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको मिलेगा स्पेशल कंटेंट, नए ट्विस्ट और बहुत कुछ सबसे पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करें और कहानी का मजा दोगुना करें। अध्याय 11। मैं भी साधारण बने रहना चाहता हूँ। कार्य जारी। 1. अपनी सवारी ड्राइवर बने, एक ऑर्डर पूरा करें। समय सीमा 24 घंटे। कार्य इनाम यूएटन गार्डन में एक विला। यूएटन गार्डन। इस बार कार्य का इनाम सच में यूएटन गार्डन में एक विला है। यूएटन गार्डन प्रयागराज का सबसे शानदार विला क्षेत्र जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास प्रसिद्ध लिन्युए झील के चारों ओर स्थित है। अन्य विला क्षेत्रों के विपरीत यूएटन गार्डन में केवल 18 विला थे और जब वे बने थे तो एक विला की कीमत 8,88,00,000 थी। अब कई साल बीत चुके हैं और यूएटन गार्डन में विला की कीमत कई गुना बढ़ गई है। पैसे होने पर भी शायद एक खरीदना संभव न हो। चिराग को बस रहने के लिए जगह की चिंता थी। ये कार्य बिल्कुल सही समय पर आया। लीला पैलेस के रास्ते में चिराग आसानी से एक ऑर्डर ले सकता था। दुर्भाग्य से चिराग को शाम को कोई उपयुक्त ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए वह सीधे लीला पैलेस चला गया। असंभव, क्या वह पौराणिक कोएनिग्सेग है? बहुत शानदार। जब चिराग की कार लीला पैलेस के सामने दिखाई दी तो इसने तुरंत अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच ली। प्रयागराज में स्पोर्ट्स कारें असामान्य नहीं थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर 2 से 3 करोड़ की साधारण फरारी या लैम्बोर्गिनी थीं। दसियों करोड़ की अल्ट्रा लग्जरी स्पोर्ट्स कार कोएनिग्सेग बेहद दुर्लभ थी। हे भगवान, कितना सुंदर! मुझे प्यार हो गया। मैंने तो हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया। चिराग को देखकर कई लड़कियों की चीखें और अंतहीन आकर्षण उमड़ पड़ा। लीला पैलेस के कमरा नंबर 666 के अंदर चांदनी और दीपक अन्य लोगों के साथ पहले ही पहुंच चुके थे। चांदनी जी, आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। हाँ, और अब हमारी चांदनी जी लाखों फॉलोअर्स वाली एक मशहूर स्ट्रीमर हैं। कई लोग चांदनी के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसकी अंतहीन चापलूसी कर रहे थे। और तुम विक्रम, तुम भी अब बहुत अच्छा कर रहे हो। चांदनी के बगल में सूट पहने एक युवक हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए खड़ा था। यह विक्रम था, पहले कक्षा में औसत दर्जे का। ये देखकर हैरानी हुई कि वह अब सबसे सफल था। उसकी पारिवारिक संपत्ति ध्वस्त हो गई थी और उसे मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ मिले थे। उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और संपर्कों पर पैसे खर्च किए। विक्रम एक रियल एस्टेट कंपनी में विभाग प्रबंधक के रूप में शामिल हो गया। यहां तक कि दीपक भी विक्रम को ईर्ष्या से देखे बिना नहीं रह सका। पहले चांदनी के बगल में बैठे हुए वह अब स्वेच्छा से हट गया। विक्रम न केवल हैंडसम है बल्कि उसका भविष्य भी उज्जवल है। एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। जब तुम अमीर हो जाओ तो हमें मत भूलना, दीपक ने कहा। ये कुछ भी नहीं है, सच में। तारीफें सुनकर विक्रम ने हाथ हिलाया। वह इस पुनर्मिलन के मुख्य आयोजकों में से एक था। वैसे चिराग अभी तक नहीं आया। चारों ओर देखते हुए दीपक ने कहा। शायद उसकी हालत खराब है और वह आने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने कुछ दिन पहले चिराग को देखा था, वह पैकेज पहुंचा रहा था। इसी समय चांदनी ने कहा। पैकेज पहुंचा रहा था? कभी अनगिनत लड़कियों से घिरा रहने वाला मशहूर कॉलेज का चहेता चिराग अब पैकेज पहुंचा रहा था। ये कितना बड़ा मजाक था। ये सुनकर कई लड़के खुशी से हंसे। क्लिक, कमरे का दरवाजा खुला और चिराग अंदर चला आया। तुरंत सबकी निगाहें चिराग पर टिक गईं। माफ करना, कुछ काम आ गया था इसलिए देर हो गई। चिराग ने कहा। क्या तुम्हें इसलिए देर हुई क्योंकि तुम पैकेज पहुंचा रहे थे? दीपक ने व्यंग्य से कहा। कौन पैकेज पहुंचा रहा है? मैं साफ तौर पर अपनी सवारी के लिए गाड़ी चला रहा हूं। अपनी सवारी के लिए गाड़ी चला रहा हूं। चिराग की बात सुनकर सब रुक गए। उसमें और पैकेज पहुंचाने में क्या फर्क है? ओह, अगर तुम अपनी सवारी के लिए गाड़ी चला रहे हो तो तुम कौन सी कार चला रहे हो? दीपक ने आगे पूछा। चिराग ने अपने हाथ में कार की चाबी हिलाई, समझाने की जहमत नहीं उठाई।
चाबी देखकर भी कई लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने तो एक साधारण सुपरकार की चाबी भी नहीं देखी थी, कोएनिग्सेग तो दूर की बात है। चिराग, तुमने ये ठीक नहीं किया। विक्रम बहुत असंतुष्ट होकर खड़ा हो गया। हम सब सिर्फ मिलने और पुरानी यादें ताज़ा करने आए थे, और तुम्हें दिखावा करना ही है। एक लाइटर को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि वह कोएनिग्सेग की कार की चाबी हो। उसे कभी विश्वास नहीं होगा कि चिराग कोएनिग्सेग खरीद सकता है। चांदनी भी उपहास भरी मुस्कान लिए खड़ी थी, जाहिर तौर पर चिराग की कार की चाबी को असली नहीं मान रही थी। क्या वह भोली दिखती थी? अपनी सवारी चलाने और पैकेज पहुंचाने के लिए कोएनिग्सेग। क्लिक, निजी कमरे का दरवाजा फिर से खुला। एक दुबला पतला युवक अंदर चला आया। क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे देखा? अंदर आते ही उसने उत्तेजित होकर पूछा। सबका ध्यान तुरंत चिराग से हटकर इस युवक पर चला गया। जब मैं ऊपर आ रहा था तो अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। दुबले पतले युवक ने प्रशंसा और ईर्ष्या से कहा। मैंने नीचे 2 करोड़ से ज्यादा की कोएनिग्सेग खड़ी देखी। 2 करोड़ से ज्यादा की स्पोर्ट्स कार। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। दुबले पतले युवक को अभी और भी कुछ कहना था, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि खुद को छोड़कर कोई और नहीं बोल रहा था। तुम सबको क्या हो गया है? इस पल सबकी निगाहें चिराग पर थीं। क्या ये सच हो सकता है? क्या चिराग के पास सच में 2 करोड़ से ज्यादा की स्पोर्ट्स कार हो सकती है? नहीं, यह नहीं हो सकता। चिराग ने साफ कहा था कि वह अपनी सवारी के लिए गाड़ी चला रहा है, उसके पास 2 करोड़ से ज्यादा की स्पोर्ट्स कार कैसे हो सकती है? हाँ, यह जरूर एक संयोग होगा कि बाहर एक कोएनिग्सेग खड़ी थी। ये सोचकर सबको आखिरकार राहत मिली। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दुबले पतले युवक ने दरवाजा खोला। चांदनी से कहीं ज्यादा खूबसूरत 3-4 अत्यंत सुंदर महिलाएं अंदर आईं। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, क्या तुम सच में यहाँ हो? हैंडसम, तुम न केवल अच्छे दिखते हो, तुम्हारी कोएनिग्सेग भी कमाल की है। क्या तुम हमें घुमाने ले चलोगे? हाँ, जरूर। 3-4 हसीन औरतें चिराग को घेर कर लगातार नखरे दिखा रही थीं। अध्याय 12, ह्यूइटन गार्डन में विला नंबर 6 प्राप्त करने पर बधाई। ये दृश्य देखकर निजी कमरे में मौजूद बाकी सब लोग हक्के बक्के रह गए। यह क्या हो रहा है? ये खूबसूरत महिलाएं स्पष्ट रूप से कमरे कमरे जाकर किसी को ढूंढ रही थीं। वे मिलीभगत करने वाली नहीं हो सकती थीं। वह कोएनिग्सेग सच में चिराग की थी। एक पल के लिए सबको ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो, खासकर विक्रम और चांदनी को। कार की चाबी असली है। विक्रम ने घबराकर थूक निगला, सदमे से भर गया। उसके परिवार को हाल ही में तोड़फोड़ से 2 करोड़ रुपए मिले थे, जिसने उसे रातों रात अपने साथियों के बीच ऊंचा कर दिया था। लेकिन अब चिराग के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कार थी। उसकी तुलना में वह खुद को कुछ भी नहीं महसूस कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक समूह चैट में चिराग का मजाक उड़ाना याद आ गया, और अब वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। चिराग को देखकर चांदनी के मन में बहुत मिश्रित भावनाएं थीं। इसी पल उसका फोन बजा। उसने वीचैट खोला तो स्ट्रीमर्स के समूह चैट में अपनी एजेंसी के बॉस का एक जरूरी संदेश देखा। अंदर की खबर, शार्क लाइव के चेयरमैन बदल गए हैं। नए चेयरमैन चिराग हैं, जो पहले बेफिक्र नाम के बड़े खर्च करने वाले थे। उनकी एजेंसी के बॉस शार्क लाइव के एक बड़े अधिकारी के जीजा थे, और अक्सर उन्हें अंदर की खबरें पहले से मिल जाती थीं। चूंकि उन्होंने ये कहा था, इसलिए यह निश्चित रूप से सच था। ये चिराग कौन है? ये कौन सा चेयरमैन है? हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? स्ट्रीमर्स के समूह में कई लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि उनके बॉस का बॉस अचानक क्यों बदल गया, और वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वे जानते भी नहीं थे। समूह चैट में केवल चांदनी चुप रही, अपने दाहिने हाथ से कांपते हुए फोन पकड़े हुए। चिराग, क्या तुम बेफिक्र हो? चांदनी अचानक खड़ी हो गई और चिराग की ओर देखने लगी। हाँ, तो क्या हुआ? चिराग ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। गुलाब। ये सुनकर चांदनी का शरीर ढीला पड़ गया, और वह अपनी सीट पर गिर पड़ी। उसे बहुत पछतावा हुआ। मैं जा रहा हूँ। चिराग इस पुनर्मिलन में नहीं रुकना चाहता था। उसे अपना काम पूरा करना था, विला सबसे महत्वपूर्ण था। आखिरकार उन लगातार पीछा करने वाली सुंदरियों से पीछा छुड़ाकर चिराग चला गया। 5 मिनट बाद चिराग को एक उपयुक्त ऑर्डर मिला और वह पास के मानशी रेस्तरां की ओर चल पड़ा। ... कुछ युवक और युवतियां मानशी रेस्तरां से बाहर निकले। उनके हाव भाव से साफ था कि उनमें 2 जोड़े थे और केवल एक अकेली लड़की थी।
भले ही ये लड़की अकेली थी, लेकिन वह तीनों लड़कियों में सबसे खूबसूरत थी। लुक्स में 90 से ज्यादा स्कोर करती थी और वह लंबी भी थी, पूरे 175 सेमी। उसके लंबे लहराते बाल थे और वह एक मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत और अच्छी शेप में थी। बाहर आने के बाद दोनों युवक कार लेने चले गए और तीनों लड़कियां पीछे रह गईं। कितनी झूठी दोस्ती है। क्या हम तीनों को ही डिनर नहीं करना था? तुम दोनों अपने बॉयफ्रेंड को क्यों ले आए? सबसे खूबसूरत लड़की ने कहा। एंजल, तुम हमें इसके लिए दोष नहीं दे सकती। तुम्हारी अच्छी कंडीशन के साथ तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिलता? एंजल की शिकायत सुनकर लू वेई ने समझाया। बिल्कुल, कुई लिली सहमत हुई। तीनों एक ही कंपनी में सहकर्मी थीं। हालांकि वे आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाती थीं, लेकिन उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज्यादा थी, खासकर जब एंजल जैसी ज्यादा खूबसूरत और बेहतर फिगर वाली किसी के सामने होती थी। भले ही वे एंजल जितनी खूबसूरत नहीं थीं, लेकिन कम से कम उनके अच्छे बॉयफ्रेंड तो थे। तुम्हें बॉयफ्रेंड कब मिला? कुई लिली ने लू वेई से उत्सुकता से पूछा। मुझे उसे ज्यादा समय से नहीं जानती। उसने मेरा बहुत जुनून से पीछा किया। अगर वह हैंडसम नहीं होता तो मैं हाँ नहीं कहती। लू वेई ने कुछ गर्व के साथ उत्तर दिया। लू वेई और कुई लिली दोनों के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन लू वेई का बॉयफ्रेंड कुई लिली के बॉयफ्रेंड से ज्यादा हैंडसम था। मेरा बॉयफ्रेंड शायद ज्यादा हैंडसम नहीं है, लेकिन उसके परिवार की एक कंपनी है। कुछ दिन पहले ही उसने 10 लाख से ज्यादा की पोश खरीदी है। कुई लिली ने पीछे नहीं हटने की इच्छा दिखाते हुए पलटवार किया। बीच में खड़ी एंजल उनकी प्रतिस्पर्धा सुनकर असहज महसूस कर रही थी। एंजल, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हें लिफ्ट देने के लिए कहूंगी। लू वेई ने एंजल को सुझाव दिया। एंजल, मेरे बॉयफ्रेंड की कार ले लो। उसने अभी अभी पोश खरीदी है। ये बहुत आरामदायक है। तुम हमारे साथ चल सकती हो। कुई लिली भी शामिल हो गई। एंजल उनके दिखावा करने के इरादे को समझ गई, लेकिन वह सहमत नहीं हुई। कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई लेने आ रहा है। अब एंजल बस उम्मीद कर रही थी कि अपनी सवारी ड्राइवर जल्द ही आ जाएगा। हालांकि वे एंजल के इरादे को समझ गईं, उन्होंने अनसुना करने का नाटक किया और उसे मनाने ही वाली थीं। तभी एक सुपरकार की अनोखी दहाड़ गूंजी। उन्होंने एक काली भूतिया कार को उनकी ओर तेजी से आते देखा, जो ठीक उनके सामने रुक गई। क्वेनिगसेग, हे भगवान! अपने सामने सुपरकार देखकर लू वेई और कुई लिली ने अविश्वास में अपने मुंह ढक लिए। एंजल भी हैरान थी, प्रयागराज में ऐसी लग्जरी कारें कब से आने लगी। अगले ही पल कोएनिगसेग का दरवाजा काले पंखों की तरह धीरे धीरे खुला, जिससे शक्ति का आभास हो रहा था। चिराग कार से बाहर निकला और उसने तुरंत एंजल को पहचान लिया। कितना हैंडसम! इसके लुक्स इतने ऊंचे कैसे हैं? क्या ये कोई राजकुमार है? कुई लिली और लू वेई की आंखें टिमटिमा रही थीं। बैठोगी? चिराग ने एंजल की ओर देखा और हल्के से कहा। एंजल हिचकिचाए, लेकिन कोएनिगसेग की नंबर प्लेट की पुष्टि करने के बाद वह चिराग की कार में बैठ गई। अगले ही पल कोएनिगसेग तेजी से निकल गई, जिससे लू वेई और कुई लिली हक्के बक्के और चकित रह गईं। यह क्या हो रहा था? क्या एंजल का बॉयफ्रेंड था? और वह इतना हैंडसम और अमीर था। अपने बॉयफ्रेंड की तुलना एंजल के बॉयफ्रेंड से करने पर लू वेई और कुई लिली नाखुश दिख रही थीं। कोएनिगसेग में एंजल अभी भी कुछ हद तक भौचक्की थी। क्या तुम सच में अपनी सवारी ड्राइवर हो? एंजल मदद नहीं कर सकी, पूछ बैठी। हाँ, तुम्हारे पास 2 करोड़ से ज्यादा की कोएनिगसेग है और तुम फिर भी अपनी सवारी चलाते हो। मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं। ये सुनकर एंजल ने आंखें घुमाई। कोएनिगसेग चला रहा है और गरीब होने का दावा कर रहा है। लानत है अमीरों पर। कुछ मिनट बाद एंजल अपने सदमे से उबर गई। यात्री सीट पर बैठी एंजल ने चिराग के प्रोफाइल पर एक नजर डाली और भौचक्की रह गई। पहले एंजल का ध्यान कोएनिगसेग पर था। आखिरकार जो कोई भी अपनी सवारी ऑर्डर करेगा और उसे 2 करोड़ से ज्यादा की कार मिलेगी, वह हैरान ही होगा। धक धक, चिराग के प्रोफाइल को देखकर एंजल का दिल तेजी से धड़कने लगा। बहुत ज्यादा हैंडसम। एंजल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, खुद को अपने होश में लाए। उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, क्योंकि उसके मानक बहुत ऊंचे थे। अब चिराग को देखकर एंजल आखिरकार समझ गई कि पहली नजर का प्यार का क्या मतलब होता है। क्या मैं तुम्हें वीचैट पर जोड़ सकती हूँ? एंजल ने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। हाँ, ठीक है। चिराग सहमत हो गया, क्योंकि वह उसकी पहली सवारी थी। एंजल को छोड़ने के बाद वह चिराग को चाय के लिए ऊपर बुलाने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती। मैं जा रहा हूँ। अगले ही पल चिराग तेजी से चला गया। सिस्टम की आवाज तभी आई थी।
कार्य पूरा हुआ। बधाई हो, आपने यूएटन गार्डन में विला नंबर 6 अर्जित किया है। अब चिराग देखना चाहता था कि उसका पहला विला कैसा दिखता है। अध्याय 13, एक छोटी सी बात। चिराग यूएटन गार्डन पहुंचा। संपत्ति प्रबंधन द्वारा ये पुष्टि करने के बाद कि चिराग विला नंबर 6 का नया मालिक है, उन्होंने तुरंत एक बहुत ही आकर्षक महिला कर्मचारी को उसकी अगवानी और मार्गदर्शन के लिए भेजा। विला नंबर 6 पूरे यूएटन गार्डन में भूमि क्षेत्र के मामले में शीर्ष 3 में आता है। विला नंबर 6 पर पहुंचकर यांग रूई मुस्कुराए और चिराग को इसका परिचय दिया। एक शीर्ष स्तर के अमीर और हैंडसम आदमी के सामने वह विशेष उत्साह दिखा रही थी। विला नंबर 6 लगभग 1500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत 8 मीटर ऊंचे प्रवेश हॉल से होता है, जो भव्यता का अनुभव कराता है। विला का दरवाजा खोलकर यांग रूई ने परिचय दिया। अंदर प्रवेश करते ही चिराग हक्का बक्का रह गया। प्रवेश द्वार भी 8 मीटर ऊंचा था। विला नंबर 6 में 3 मंजिलें हैं, जिसमें एक निजी स्विमिंग पूल, वाइन सेलर, जिम, स्पा और केटीवी जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। यांग रूई के नेतृत्व में चिराग लिविंग रूम में पहुंचा। लिविंग रूम की दोनों दीवारें फर्श से छत तक की खिड़कियां हैं, जो उत्कृष्ट रोशनी के साथ लिन यूए झील का पूरा दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यहाँ के सभी सोफे फैंडी के हैं, जो हाथ से बनाए गए हैं। सोफे के अलावा अधिकांश फर्नीचर जियोजेट्टी का है, जो 200 साल के इतिहास वाला एक लग्जरी ब्रांड है, जो लकड़ी की गर्माहट, धातु की आधुनिकता, पत्थर के क्लासिक स्पर्श और चमड़े की विलासिता को मिलाकर बनाने के लिए जाना जाता है। गोल म्यूटेड व्हाइट बाथटब सुरुचिपूर्ण लेकिन उत्साही है। विला में सभी बाथरूम उत्पाद ड्यूराविट के हैं, जो पूर्ण आराम सुनिश्चित करते हैं। यांग रूई का परिचय सुनकर चिराग ने सिर हिलाया। चिराग ने पहले भी ड्यूराविट के बारे में सुना था। बाथरूम की दुनिया की रोल्स रॉयस कहे जाने वाले ड्यूराविट की कीमतें कुख्यात रूप से ऊंची थीं। आंतरिक भाग का परिचय देने के बाद यांग रूई चिराग को विला के पिछवाड़े में ले गई। सबसे पहले जो चीज ध्यान में आई वह एक विशाल इन्फिनिटी पूल था, जिसके बाद दक्षिणी उद्यानों की याद दिलाने वाला डिजाइन था। पिछवाड़े को एक मास्टर लैंडस्केपर द्वारा डिजाइन किया गया था। यह ताइहू पत्थरों से बनी एक रॉकरी है, जो 4 प्रसिद्ध पत्थरों का राजा है, और यह 100 साल से ज्यादा पुरानी VISTERIA को जंगल में खोजने में लाखों खर्च हुए। पूरा पिछवाड़ा दुर्लभ फूलों और अनोखे पत्थरों से भरा हुआ था। परिचय के बाद यांग रूई अनिच्छा से चली गई, चिराग को विला में अकेला छोड़कर। बड़े फैंडी सोफे पर बैठे चिराग ने दूर लिन यूए झील को देखा, गहराई से भावुक महसूस कर रहा था। यह अमीरों का जीवन था। अगले दिन सुबह मौसम सुहावना था। चिराग विला से बाहर निकला और लिन यूए झील के किनारे आ गया। दूर नहीं, स्पोर्ट्सवियर में एक खूबसूरत महिला बहुत सक्षम दिख रही थी और लुक्स में 90 से ज्यादा स्को कर रही थी, जॉगिंग कर रही थी। चिराग को देखकर सक्षम महिला थोड़ी हैरान हुई, चिराग के आकर्षण से थोड़ी चकित हुई। नमस्ते, नए पड़ोसी। चिराग के पास जॉगिंग करते हुए सक्षम महिला रुक गई। मैं बगल के विला नंबर 5 की मालकिन हूँ। नमस्ते। दोनों ने कुछ संक्षिप्त बातें की और फिर सक्षम महिला चली गई। वह अब अपनी 20वीं सदी की उस तरह की लड़की नहीं थी जो एक हैंडसम लड़के से इतनी मोहित हो जाए कि हिल भी न सके। ये सोचते हुए सक्षम महिला मुड़ी और चिराग पर एक और नजर डाली। वह वाकई बहुत हैंडसम था। ... मुझे कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। मौसम बदलने के साथ चिराग ने महसूस किया कि उसके पास पहनने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं हैं। चिराग के दिमाग में तुरंत कई चेहरे आ गए। उसे किसके साथ जाने के लिए कहना चाहिए? सू चुकी नहीं, उसने उससे अभी अभी ठुकराया था और कुछ ही दिनों बाद उससे संपर्क करना अजीब होगा। ओह हाँ, मोहिनी। एक पल में चिराग को अपनी खूबसूरत सचिव याद आई। पहली बार मोहिनी को देखकर चिराग काफी चौंक गया था। मोहिनी की फैशन सेंस चिराग की सौंदर्य संबंधी पसंद के अनुरूप थी। कुछ मिनट बाद मोहिनी कंपनी से चिराग के विला पर जल्दबाजी में पहुंची। श्रीमान चिराग, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ जरूरी काम के बारे में चिराग का फोन आने के बाद मोहिनी ने तुरंत अपना काम रोक दिया और भाग कर आए। मुझे अकेले खरीदारी करने में अकेलापन महसूस होता है, मेरे साथ चलो। बोलते हुए चिराग ने कोएनिग्से का दरवाजा खोला। ये सुनकर मोहिनी को विरोधाभासी भावनाएं हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या बेबस। खरीदारी करने का समय आने पर श्रीमान चिराग का सबसे पहले उसे याद करना उसे भावनात्मक रूप से उत्तेजित कर गया। साथ ही वह अपने बॉस के बारे में थोड़ा बेबस महसूस कर रही थी, जो हैंडसम, अमीर, लेकिन कुछ हद तक अविश्वसनीय था। ठीक है, मिश्रित भावनाएं होने के बावजूद मोहिनी ईमानदारी से कार में चढ़ गई।
दोनों पास के वंश्यांग शहर पहुंचे। वंश्यांग शहर को देश में शीर्ष लग्जरी ब्रांडों की सबसे ज्यादा सांद्रता वाले शॉपिंग सेंटर के रूप में प्रचारित किया गया था, जिसमें हर्मीस, एलवी और फैंसीजे एक पंक्ति में लगे हुए थे। अंदर प्रवेश करने पर चिराग और मोहिनी एलवी स्टोर में चले गए। बड़े एलवी स्टोर में केवल कुछ ही ग्राहक थे। मोहिनी अपनी अच्छी पसंद और विभिन्न लग्जरी ब्रांडों के ज्ञान के साथ जल्दी से चिराग को कपड़ों के कई अच्छे टुकड़े चुनने में मदद की। चिराग ने चेकआउट के लिए कार्ड मोहिनी को सौंप दिया, जबकि वह स्टोर ब्राउज करना जारी रखा। अरे क्या वह चिराग नहीं है? अभी अभी घुसे एक ग्राहक ने तुरंत चिराग को पहचान लिया। चिराग ने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति को देखा जिसने उसे बुलाया था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी पिछली अंधी तारीख झंग बियुन थी, जिसे उसके गृहनगर की आंटियों ने तय किया था। चिराग का परिवार एक छोटे से काउंटी से था जहां युवा अक्सर जल्दी शादी कर लेते थे। हालांकि चिराग प्रयागराज के कॉलेज में गया था, लेकिन उसके गृहनगर की कई उत्साही मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं ने अभी भी उसे संभावित भागीदारों से मिलवाने की कोशिश की। आंटी ओ ने कहा था कि झंग बियुन उनकी पुरानी दोस्त की बेटी है, जो 2 साल से प्रयागराज में काम कर रही है। वह सुंदर थी, उसका व्यक्तित्व अच्छा था वगैरह। आखिरकार चिराग अनिच्छा से सहमत हो गया, लेकिन शुरू से ही झंग बियुन ने चिराग को चौंका दिया। उनकी सुबह 10 बजे मिलने की सहमति हुई थी, लेकिन झंग बियुन 11 बजे पहुंची। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे देर होने का कोई पछतावा नहीं था और उसने चिराग को भी दोषी ठहराया। सुंदर लड़कियों का इंतजार करना आम बात नहीं है। ये सिर्फ 1 घंटा है, उसने कहा। उस पल चिराग अवाक रह गया। झंग बियुन ज्यादा से ज्यादा 70 की होगी, जबकि उसकी वीचेट संपर्क सूची में कोई भी रैंडम लड़की आसानी से उससे ज्यादा खूबसूरत हो सकती थी। चिराग ने इसे नहीं बताया और बस इसे जल्दी से निपटाना चाहता था, अपने परिवार को हिसाब देने के लिए। लेकिन चिराग को जिसकी उम्मीद नहीं थी, वह झंग बियुन की हरकतों की शुरुआत भर थी। जब वे बैठे तो उसने एक लंबी बकवास शुरू कर दी, चिराग को अंतहीन रूप से फटकारती रही। इसलिए चिराग ने बाथरूम जाने का बहाना किया और फ्रंट डेस्क पर चला गया। उसने रेस्तरां के हर महंगे व्यंजन का ऑर्डर दिया और फिर झंग बियुन को वहीं छोड़कर चला गया। झंग बियुन को फिर से देखकर चिराग उससे निपटना नहीं चाहता था और जाने की तैयारी करने लगा। मत जाओ, देखते रहो, तुम सिर्फ विंडो शॉपिंग कर सकते हो क्योंकि तुम कुछ भी खरीदने की हैसियत नहीं रखते, झंग बियुन ने कहा। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही 50 साल का था, लेकिन वह कभी कभी उसे एलवी आइटम खरीद सकता था, जो चिराग से कहीं बेहतर था। मैं तुम्हें सच में धन्यवाद देता हूं। अगर मैं उस समय नहीं गया होता तो शायद तुम्हारे साथ रहने पर मैं भूख से मर जाता। इतना समय हो गया, तुम अभी भी सिंगल होनी चाहिए, है ना? छी छी छी, झंग बियुन ने मजाक उड़ाया। तभी 7-8 शॉपिंग बैग लिए एक खूबसूरत महिला वहां से गुजरी। इतना सारा खूबसूरत महिला को देखकर झंग बियुन तुरंत ईर्ष्या से भर गई। उसके सभी लग्जरी आइटम मिलाकर भी उस महिला की एक बार की शॉपिंग के बराबर नहीं थे। इतने सारे एलवी में कम से कम 3 से 4 लाख खर्च होंगे, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने झंग बियुन को और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना दिया। उसने देखा कि जिस महिला से वह इतनी ईर्ष्या करती थी, वह चिराग के पास गई और एक बैंक कार्ड सौंप दिया। श्रीमान चिराग, इसमें 7,30,000 लगे। कोई बड़ी बात नहीं, चिराग ने बेपरवाही से कहा। चलो कुछ और स्टोर देखते हैं। ये कहकर चिराग और मोहिनी एलवी स्टोर से चले गए, झंग बियुन को मुंह खोले वहीं खड़ा छोड़कर। उस पल झंग बियुन को अपनी सुनने की क्षमता पर संदेह हुआ। 7,30,000, क्या उसने गलत सुना? अध्याय 14, सिर्फ 50 लाख, इतना सस्ता? क्या चिराग ने अभी 7,30,000 खर्च किए? इतने में तो एक BMW आ जाती। झंग बियुन वहीं अवाक खड़ी रह गई। काफी देर बाद झंग बियुन को अचानक चिराग के बगल में खड़ी मोहिनी का ध्यान आया। हाँ, चिराग जरूर उस औरत का रखा हुआ आदमी होगा। अभी जो 7,30,000 खर्च हुए, वह निश्चित रूप से उसके पैसे नहीं थे। झंग बियुन ने एक काफी खींचातानी वाला स्पष्टीकरण दिया। जरूर यही बात होगी। उस विचार से खुद को तसल्ली देकर झंग बियुन अपने 50 वर्षीय बॉयफ्रेंड को फोन करने के लिए बाहर चली गई, उसे जल्दी आने के लिए उकसाती रही। अन्य दुकानों पर घूमने और लगभग वह सब कुछ खरीदने के बाद जो चिराग चाहता था, वह वापस जाने ही वाला था कि तभी उसने दूर से पाटेक फिलिप का लोगो देखा। जैसा कि कहावत है, गरीब लोग कारों से खेलते हैं, अमीर लोग घड़ियों से। उसके हाथ खाली थे, उसे एक खरीदनी चाहिए। चलो पाटेक फिलिप स्टोर देखते हैं। चिराग मोहिनी को पाटेक फिलिप स्टोर की ओर ले गया। ये घड़ी कितनी सुंदर है।
पाटेक फिलिप स्टोर के अंदर एक नखरीली आवाज आई। उस पल झंग बियुन एक 50 वर्षीय आदमी के सामने नखरे कर रही थी। अपनी युवा गर्लफ्रेंड की नखरीली आवाज सुनकर लू कियान ने घड़ी पर नजर डाली। 1,30,000। लू कियान तुरंत अवाक रह गया। आमतौर पर झंग बियुन के लिए कुछ हजार की चीज खरीदना भी उदारता थी। अब वह 1,30,000 की घड़ी चाहती थी। क्या वह पागल हो गई थी? जैसे ही लू कियान बोलने वाला था, 2 ग्राहक स्टोर में दाखिल हुए। एक पल के लिए लू कियान हक्का बक्का रह गया। कितनी सुंदर! लू कियान मोहिनी की पूर्ण सुंदरता से चकित था। चिराग, ये फिर से वही है। लू कियान की निगाहों का पीछा करते हुए झंग बियुन का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम उसे जानते हो? लू कियान ने आश्चर्य से झंग बियुन से पूछा। हाँ, एक गरीब छात्र। गरीब छात्र? लू कियान की आंखें चमक उठीं। चिराग को देखकर उसने सोचा था कि चिराग एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का है क्योंकि उसके पास इतनी खूबसूरत साथी है। लेकिन पता चला कि वह सिर्फ एक गरीब छात्र था। यह आसान होगा। चिराग ने झंग बियुन पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय मोहिनी के साथ स्टोर में घूमता रहा। वह एक उत्कृष्ट काली महिला घड़ी के सामने रुक गया। सर, ये हमारी क्लासिक घड़ी श्रृंखला 48958001 है। नीलम क्रिस्टल ग्लास 18 के रोज गोल्ड हीरे से जड़ा हुआ 164 हीरे जड़े हुए हैं। चिराग को रुकते देखकर खूबसूरत सेल्सवुमन मुस्कुराए और कहा, यह निश्चित रूप से वह घड़ी है जिसका हर लड़की सपना देखती है। चिराग के बगल में काली घड़ी देखकर मोहिनी की आंखें भी चमक उठीं। ये सच में बहुत सुंदर थी। यह आपकी गर्लफ्रेंड के स्वभाव से बहुत मेल खाती है। क्यों न इसे आजमाया जाए? मोहिनी पर एक नजर डालने के बाद सेल्सवुमन ने सुझाव दिया। मोहिनी चौंक गई और कुछ कहने ही वाली थी कि चिराग पहले बोल पड़ा। ठीक है, इसे निकाल कर आजमाओ। ये सुनकर मोहिनी हक्का बक्का रह गई। क्या ये सोचते ही मोहिनी की धड़कनें अनायास ही तेज हो गईं। एक धुंधली स्थिति में सेल्सवुमन पहले ही घड़ी को मोहिनी की कलाई पर रख चुकी थी। इसका प्रभाव वाकई शानदार था। उसकी शालीन उपस्थिति और परिपूर्ण स्वभाव काली घड़ी से मेल खाते थे, जिससे मोहिनी और भी ज्यादा सुरुचिपूर्ण दिख रही थी। चिराग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वह अपने लोगों के साथ कभी कंजूसी नहीं करता था। जैसे ही चिराग सेल्सवुमन से घड़ी पैक करने के लिए कहने वाला था, एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ आया। ये घड़ी खूबसूरत महिला पर खूब जच रही है। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं ये बाई कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी लू कियान हूँ। वाह डार्लिंग, मुझे ये चाहिए। क्या तुम इसे मेरे लिए खरीद सकते हो? झंग बियुन ने जानबूझकर मोहिनी की कलाई पर घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे ये घड़ी चाहिए, इसे पैक कर दो। लू कियान ने उदारता से कहा। बेशक वह इसे झंग बियुन के लिए नहीं खरीद रहा था। वह इसके लायक नहीं थी। वह इसे मोहिनी को खुश करने के लिए खरीदना चाहता था। लू कियान को ये कहते हुए सुनकर कि वह इसे खरीदना चाहता है, झंग बियुन ने चिराग की ओर एक डींग मारने वाले चेहरे के साथ देखा, जैसे कहना हो, देखो यह मेरा बॉयफ्रेंड है, पाटेक फिलिप को यूं ही खरीद रहा है। हमारे पास पैसा है। ठीक है सर, 15,79,900 युआन। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या? खूबसूरत सेल्सवुमन मुस्कुराए और कहा। हम। लू कियान अवाक रह गया, वहीं भौचक्का खड़ा रहा। 15 लाख से ज्यादा, सिर्फ एक घड़ी के लिए 10 लाख से ज्यादा खर्च। लू कियान ने सोचा था कि घड़ी सिर्फ कुछ दसियों हजार से सैकड़ों हजार की होगी। इस परिपूर्ण सुंदरता को पाने के लिए उसने दांत भींच लिए इसे खरीदने का इरादा किया। लेकिन किसने सोचा होगा कि इसमें 10 लाख से ज्यादा खर्च आएगा। अगर वह अपनी कार भी गिरवी रख देता तो भी वह 10 लाख से ज्यादा नहीं जुटा पाता। सर, 1 मिनट इंतजार करने और लू कियान को न बोलते देखकर खूबसूरत सेल्सवुमन ने फिर से कहा। डार्लिंग, झंग बियुन ने भी बेचैनी से लू कियान की बाह हिलाई। आखिरकार लू कियान ने अजीब तरह से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर झंग बियुन हक्का बक्का रह गई। पैसे नहीं? खूबसूरत सेल्सवुमन का चेहरा भी बदल गया। जब पैसे नहीं हैं तो अमीर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? उसका समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें ये पसंद है? चिराग ने उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए मोहिनी की ओर मुड़कर पूछा। मुझे ये पसंद है, मोहिनी ने अनजाने में कहा, लेकिन फिर जल्दी से खुद को सुधारा। नहीं नहीं श्रीमान चिराग, ये बहुत महंगा है। हालांकि कंपनी द्वारा उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसकी वार्षिक आय केवल लगभग 10 लाख थी। 15 लाख की घड़ी खरीदना बहुत ही असाधारण था। वह इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये कहने के बाद मोहिनी ने घड़ी उतारने की कोशिश की। कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद है वह सबसे ज्यादा जरूरी है।
चिराग ने मोहिनी की बांह पकड़कर उसे रोक दिया। हम्फ। ये देखकर लू कियान का दिल तिरस्कार से भर गया। उसने माना कि चिराग बहुत हैंडसम और महिलाओं के साथ आकर्षक था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि चिराग के पास घड़ी खरीदने के साधन थे। एक गरीब छात्र अमीर बनने का नाटक कर रहा है। श्रीमान चिराग। मोहिनी अभी भी मना करना चाहती थी, लेकिन चिराग के देखने पर रुक गई। मैं इसे खरीदूंगा, इसे पैक कर दो, चिराग ने खूबसूरत सेल्सवुमन से कहा। यह सुनकर पहले से निराश सेल्सवुमन हक्का बक्का रह गई। कितना प्रभावशाली युवक, हैंडसम और अमीर दोनों। मैं ये भी खरीदूंगा। चारों ओर देखते हुए चिराग ने अपने लिए 28,50,000 की पाटेक फिलिप 6104R001 चुनी। साथ ही उसने एक नीली घड़ी चुनी जो बिंदिया के लिए एकदम सही थी। मैं तीनों ले लूंगा, चिराग ने लापरवाही से कहा। चिराग की बात सुनकर स्टोर के सभी सेल्समैन हक्के बक्के रह गए। इन तीनों घड़ियों की कीमत मिलाकर 50 लाख से ज्यादा थी। हम्फ। लू कियान ने उपहास किया। वह देखना चाहता था कि जब ये लड़का भुगतान नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा। तुम एक घड़ी भी नहीं खरीद पाओगे, मैं शर्त लगाता हूं, झंग बियुन ने मजाक उड़ाया। इस पल खूबसूरत सेल्सवुमन भी थोड़ी संशय में थी। 50 लाख, 2 घरों की कीमत। ये युवक बहुत हैंडसम दिख रहा था, लेकिन क्या उसके पास सच में इतने पैसे थे? कुल मिलाकर 51,65,900 हुए। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या 50 लाख, इतना सस्ता? चिराग ने आश्चर्य से कहा। उसने सोचा था कि यह 1 करोड़ के करीब होगा। हालांकि चिराग के लापरवाह शब्द सभी के कानों में बिजली की तरह पड़े। 50 लाख और वह इसे सस्ता कह रहा था। क्या यही असली अमीर थे? सभी की चकित निगाहों के नीचे चिराग ने बिना पलक झपकाए भुगतान किया और मोहिनी के साथ चला गया। अत्यंत अमीर। उन्होंने आज एक सच्चे धनवान व्यक्ति को देखा था, बिना किसी हिचकिचाहट के 50 लाख खर्च कर दिए, यहां तक कि उसे सस्ता भी समझा। लानत है अमीरों पर। इस बीच लू कियान और झंग बियुन स्टो के मजाक का पात्र बन गए। अभी भी दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, दो कंगाल। भीड़ की नजरों के नीचे लू कियान हमेशा से ज्यादा गुस्सा हो गया। पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। वह मुड़ा और स्टो से बाहर चला गया। जैसे ही वह निकला, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उसे बुलाया। लू कियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मध्यम आयु वर्ग की महिला उसकी कठोर पत्नी थी, घर की बाघिन। लू कियान को जाते देखकर झंग बियुन जल्दी से उसका पीछा करने लगी। डार्लिंग, मेरा इंतजार करो। झंग बियुन अभी बाहर निकली ही थी कि संयोग से उसकी टक्कर उस मध्यम आयु वर्ग की महिला से हो गई। ये सुनकर महिला का चेहरा काला पड़ गया। लू कियान। अध्याय 15। भाई चिराग की ओर से एक छोटा सा उपहार। लू कियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतनी बदसूरत रखेल के साथ मुझे धोखा दो। मध्यम आयु वर्ग की महिला दहाड़ी। आज वह अपनी पुरानी सहेलियों के साथ खरीदारी करने निकली थी और अप्रत्याशित रूप से लू कियान से टकरा गई। ये कहने के बाद मध्यम आयु वर्ग की महिला लू कियान की ओर झपटी। लू कियान की पत्नी की सहेलियां भी आगे बढ़ीं, तुरंत झंग बियुन और लू कियान को घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। हालांकि दोनों ने मुकाबला किया, लेकिन वे 4-5 लोगों के सामने टिक नहीं पाए। बहुत जल्दी उन्हें बुरी तरह पीटा गया और झंग बियुन की नई नकली नाक भी टेढ़ी हो गई। ... श्रीमान चिराग, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। कार में मोहिनी ने मना करने की कोशिश की। 15 लाख की पाटेक फिलिप बहुत कीमती थी। भविष्य में जब आसपास कोई न हो तो मुझे श्रीमान चिराग मत कहना। चिराग को इतनी औपचारिकताएं पसंद नहीं थीं। आज तुमने बहुत मेहनत की, इसे स्वीकार करो। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें ये पसंद है। चिराग ने हाथ हिलाया और कार चालू की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें ये पसंद है। ये शब्द सुनकर मोहिनी का चेहरा हल्का लाल हो गया। क्या श्रीमान चिराग सच में ऐसा सोचते थे? चूंकि चिराग पहले ही यह कह चुका था, इसलिए मोहिनी ने अब मना नहीं किया। हालांकि वह जानती थी कि इस घड़ी को स्वीकार करने के बाद उनके बीच का रिश्ता सूक्ष्म हो सकता है, अब सिर्फ साधारण उच्चाधिकारी और अधीनस्थ नहीं रहेगा। लेकिन मोहिनी के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। श्रीमान चिराग सच में बहुत हैंडसम थे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम यूएटन गार्डन में विला नंबर 6 पर मुझसे मिलने आ सकती हो। ये सुनकर मोहिनी जम गई। श्रीमान चिराग का क्या मतलब था? मोहिनी को वापस भेजने के बाद चिराग तियाननान विश्वविद्यालय चला गया। वह नीली पाटेक फिलिप बिंदिया पर सच में बहुत जच रही थी। चिराग ने तो कीमत पर ध्यान भी नहीं दिया। वर्तमान चिराग के लिए इतनी छोटी रकम कुछ भी नहीं थी।
वाह भाई चिराग, तुमने मुझे आखिरी बार कब उपहार दिया था, कितना समय हो गया। उपहार पाकर बिंदिया बेहद उत्साहित और खुश थी। बिंदिया पाटेक फिलिप के प्रतीक को नहीं पहचानती थी। वह सिर्फ इसलिए उत्साहित थी क्योंकि उपहार चिराग की ओर से था। इससे पता चलता था कि भाई चिराग अभी भी उसकी परवाह करते थे। हम उसे कसकर पकड़ना होगा और किसी और को भाई चिराग को उससे दूर नहीं ले जाने देना होगा। चिराग सनसनी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कोएनिग्सेग को बाहर पार्क किया। हालांकि फिर भी असाधारण रूप से हैंडसम चिराग ने तियाननान विश्वविद्यालय में सनसनी पैदा कर दी। कई साहसी और खूबसूरत लड़कियां सक्रिय रूप से चिराग की संपर्क जानकारी मांगने आईं, लेकिन बिंदिया ने उन सभी को भगा दिया। शाम को चिराग के जाने के बाद बिंदिया छात्रावास लौट आए। वाह बिंदिया, तुम्हें भी उपहार मिला, एक मोटी लड़की ने आश्चर्य से कहा। तुम सभी के बॉयफ्रेंड तुम्हें उपहार भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा PDA। बिंदिया के छात्रावास में 4 लोग थे। चंचल वहां नहीं थी, वो लाइव स्ट्रीम करने गई थी। छात्रावास में केवल 3 ही बची थीं। मोटी लड़की के अलावा एक सुंदर लड़की रागिनी भी थी। उसे भी आज एक उपहार मिला था। यह मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत समय पहले तैयार किया था, रागिनी ने अपना उपहार खोलते हुए कहा। वाह हर्मीस। जैसे ही उपहार खोला गया, मोटी लड़की बेहद उत्साहित होकर पास आ गई। ये सुनकर रागिनी को बहुत गर्व महसूस हुआ। वे सभी कॉलेज की छात्राएं थीं जिनकी मासिक भत्ता 1000 से थोड़ा ज्यादा था, और अब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे हर्मीस का आइटम दिया था, जिससे रागिनी बहुत उत्साहित थी। हर्मीस घड़ी मैंने पहली बार देखी है। मोटी लड़की ने उत्साह से अभी भी लगे कीमत टैग को देखा। ओह माय गॉड, 35,000। कोई आश्चर्य नहीं, ये हर्मीस है, बहुत शानदार। हर्मीस सुनकर गलियारे में कई लड़कियां तुरंत अंदर आईं। 35,000 की हर्मीस घड़ी को अत्यधिक ईर्ष्या से देख रही थीं। कितनी सुंदर, ये हर्मीस आर्को घड़ी है, इसे पाना बहुत मुश्किल है। मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? सबको ईर्ष्या हो रही थी। सबकी आवाजें सुनकर रागिनी ने एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई। वैसे बिंदिया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें क्या उपहार दिया? रागिनी ने अचानक पूछा। रागिनी का बिंदिया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। चूंकि दोनों को उपहार मिले थे, इसलिए तुलना करने की इच्छा तुरंत पैदा हो गई। वो लुक्स में बिंदिया को नहीं हरा सकती थी, लेकिन निश्चित रूप से उसके बॉयफ्रेंड का उपहार बेहतर था। ये 35,000 का हर्मीस था। रागिनी को विश्वास नहीं था कि बिंदिया का उपहार उसके उपहार को हरा सकता है। हाँ, भाई चिराग ने मुझे एक छोटा सा उपहार दिया, कुछ खास नहीं, बिंदिया ने जवाब दिया। वो प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। भाई चिराग का कोई भी उपहार सबसे अच्छा था। बिंदिया, हमें दिखाओ। हाँ, हमें देखने दो, शायद ये हर्मीस से भी बेहतर हो। सबने मनाया। ये सुनकर रागिनी ने उपहास किया। हर्मीस से बेहतर क्या उपहार हो सकता है? ठीक है। आखिरकार सबकी जिद का विरोध करने में असमर्थ बिंदिया सहमत हो गई। उसने भाई चिराग से नहीं पूछा था कि उन्होंने उसे क्या दिया था। सबकी नजरों के सामने बिंदिया ने उपहार खोला। वाह, ये भी एक घड़ी है, कितनी सुंदर। हाँ, रागिनी की घड़ी से कहीं ज्यादा सुंदर। उपहार खोलते ही सब तुरंत चिल्ला पड़े। रागिनी पास आए और हक्का बक्का रह गई। ये वाकई बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने ब्रांड को नहीं पहचाना। रागिनी के हर्मीस के मुकाबले ये बिना नाम का ब्रांड क्या है? रागिनी की दोस्त ने मजाक उड़ाया। यह पाटेक फिलिप है, पौराणिक पाटेक फिलिप। अचानक एक लड़की जिसने अभी अभी अपना फोन चेक किया था, सदमे से चिल्लाई। जबकि सभी हर्मीस, LV और चैनल के प्रतीकों को जानते थे, वे शायद ही कभी बेहद महंगी पाटेक फिलिप के प्रतीक को पहचानते थे। क्या? ये सुनकर सबने अपने फोन निकाले। एक खोज ने पुष्टि की कि यह वास्तव में पाटेक फिलिप का प्रतीक था। ओह माय गॉड, ये कैसे संभव है? सब हक्के बक्के रह गए। पाटेक फिलिप उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। रागिनी भी अवाक थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या ये सच में पाटेक फिलिप थी? इस घड़ी की कीमत कितनी है? सबने उत्सुकता से पूछा। बिंदिया ने कीमत टैग घुमाया। 7,43,500। 70,000, किसी ने हांफते हुए कहा। फिर से गिनो, ये 6 अंकों का है। 7,40,000। 7,40,000। ये सुनकर सबने गहरी सांस ली। 7,40,000 का एक छोटा सा उपहार, कितना छोटा उपहार। इतना छोटा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक कॉलेज छात्र के लिए 7,40,000 बस खगोलीय था। क्या यह नकली है? जिस लड़की ने पहले रागिनी के लिए बात की थी, उसने फिर पूछा। बिल्कुल नहीं, रसीद अंदर है।
इस पल सभी ने 7,40,000 की पाटेक फिलिप को हरी आंखों से देखा। यह विलासिता का प्रतीक था। इसकी तुलना में रागिनी का 35,000 का हर्मीस बस नगण्य था। ये कैसे हो सकता है? रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया, अविश्वास से भरा हुआ। उसका उपहार भी बिंदिया के उपहार से हार गया था। बिंदिया का बॉयफ्रेंड कौन था? लापरवाही से 7,40,000 की घड़ी दे रहा था, और यह जन्मदिन या वैलेंटाइन डे भी नहीं था। रागिनी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसका ऐसा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं था? पाटेक फिलिप की रसीद को देखकर बिंदिया भी हक्का बक्का रह गई। अध्याय 16 क्योंकि मैं हैंडसम हूं, है ना? अगली सुबह सू चुकिंग ने चिराग को एक संदेश भेजा। चिराग, हम 9 बजे मिलते हैं। कुछ दिन पहले सू चुकिंग ने एक संदेश भेजा था जिसमें चिराग को कुछ दिनों में प्रयागराज के बाहर स्थित श्वेटियन विला में खेलने के लिए आमंत्रित करना चाहा था। चिराग सहमत हो गया। सिस्टम कार्य, श्वेटियन विला जाएं और चेक इन करें। पुरस्कार, श्वेटियन विला का स्वामित्व, श्वेटियन विला के मालिक बने। ये देखकर चिराग ने भौहें चढ़ाईं। कार्य बिल्कुल सही समय पर आया। श्वेटियन विला तियान नान प्रांत के शीर्ष 3 उच्च स्तरीय अवकाश रिजॉर्ट्स में से एक था। 500 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ कियुन पर्वत के पीछे स्थित इसमें तियानलिन झील, एक गोल्फ कोर्स, एक शूटिंग रेंज और अन्य अवकाश स्थल थे। ये तियान नान प्रांत के अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह थी। मासिक कारोबार करोड़ों तक पहुंच जाता था और मुनाफा अकल्पनीय था। जल्द ही सू चुकिंग अपनी लाल लैम्बोर्गिनी चलाकर ह्यूएटन गार्डन पहुंची। तो तुम यहाँ रहते हो? ये जानकर कि चिराग का घर यहाँ है, सू चुकिंग बहुत खुश हुई। वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहती थी। तुम चला रहे हो या मैं? आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जा रही हूँ, जाहिर है मैं ही चलाऊंगी। सू चुकिंग ने खुद गाड़ी चलाने की पहल की और चिराग सामने की यात्री सीट पर बैठ गया। आधे घंटे बाद सू चुकिंग और चिराग श्वेटियन विला पहुंचे। यहाँ का आसमान विशेष रूप से नीला था, दृश्य सुंदर था, पहाड़ों और पानी का संयोजन था, जो एक ऐसी जगह जहाँ पानी आसमान से मिलता है कि अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता था। श्वेटियन विला पहुंचे, चेक इन करें। सिस्टम की आवाज सुनाई दी। चिराग ने हाँ कहा। डिंग, सिस्टम कार्य पूरा हुआ। श्वेटियन विला का स्वामित्व प्राप्त करने पर बधाई, श्वेटियन विला के मालिक बने। अचानक श्वेटियन विला का मालिक बनकर चिराग को विला को देखकर विशेष रूप से आरामदायक महसूस हुआ। चलो चलें। चिराग को ऐसा लगा जैसे वह अपने ही घर लौट आया हो। जैसे ही चिराग श्वेटियन विला में दाखिल हुआ, विला प्रबंधक को खबर मिली। क्या बॉस झेंग ने श्वेटियन विला किसी और को बेच दिया? प्रबंधक ली को अभी अभी खबर मिली थी। उनके बॉस अचानक बदल गए थे। पहले बॉस झेंग ने विला एक युवक को बेच दिया था। जल्द ही प्रबंधक ली को चिराग की एक तस्वीर मिली। चिराग, इतना जवान। नए बॉस की तस्वीर देखकर प्रबंधक ली हक्का बक्का रह गया। जल्दी से प्रबंधक ली ने चिराग की तस्वीर नीचे भेज दी। आखिरकार श्वेटियन विला के कर्मचारियों के रूप में उन्हें अपने बॉस को पहचानना था। चुकिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। चिराग और सू चुकिंग अभी विला में घुसे ही थे कि उनकी मुलाकात 5 युवक युवतियों से हो गई। अग्रणी युवक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, दुनिया में ऐसे कोई संयोग नहीं होते। युवक को पता चल गया था कि सू चुकिंग यहाँ आ रही है, इसलिए वह अपने दोस्तों को पहले से इंतजार कराने के लिए ले आया था। जो क्वानहाओ, हम परिचित नहीं हैं। कृपया मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाएं, धन्यवाद। बिना बुलाए जो क्वानहाओ का सामना करते हुए सू चुकिंग का रवैया ठंडा था, जैसे वह फिर से ठंडी और सुंदर कॉलेज की रानी बन गई हो। सू चुकिंग, चिराग बोल पड़ा। सू चुकिंग तुरंत एक ठंडी और सुंदर कॉलेज की रानी से एक शर्मीली छोटी औरत में बदल गई, जोर देकर कहा। चिराग, बस मुझे चुकिंग कहो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। उनके बगल में ये सुनकर झो क्वानहाओ का चेहरा हरा पड़ गया। इसका क्या मतलब था? क्या सिर्फ इसलिए कि यह लड़का उससे ज्यादा हैंडसम था? कुछ देर के लिए झो क्वानहाओ चिराग के प्रति तीव्र शत्रुता से भर गया। चिराग को देखते ही झो क्वानहाओ की तरफ की 2 खूबसूरत लड़कियों की आंखें भी चमक उठीं। कितना हैंडसम लड़का! क्या ये दिव्य सौंदर्य है? एक पल के लिए ये दोनों लड़कियां भूल गईं कि वे झो क्वानहाओ को सू चुकिंग का पीछा करने में मदद करने आई थीं। कुछ भी टाला जा सकता था, लेकिन वे हैंडसम लड़के को देखने का मौका बिल्कुल नहीं चूक सकती थीं। झो क्वानहाओ को नहीं पता था कि उसके 2 सहयोगी दलबदल कर चुके हैं। उसने काफी असंतुष्ट होकर कहा, ये कौन है? सू चुकिंग ने झो क्वानहाओ को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए दूसरों से चिराग का परिचय कराया।
सुनने के बाद चिराग समझ गया, ये 5 युवक युवतियां प्रयागराज के व्यावसायिक अभिजात वर्ग के बच्चे थे। सीधे शब्दों में कहें तो वे अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों का एक समूह थे। सू चुकिंग उन्हें अपने माता पिता के व्यावसायिक संबंधों के कारण जानती थी और मुश्किल से ही उन्हें दोस्त मानती थी। चुकिंग, चूंकि हम मिले हैं तो चलो साथ घूमते हैं। हाँ, चलो साथ खेलते हैं, जितने ज्यादा उतने मजे। झो क्वानहाओ के बोलने से पहले ही दोनों लड़कियां बोल पड़ी। ये सुनकर झो क्वानहाओ मुस्कुराया। ये वाकई उसके दोस्त थे, उसकी जरूरतों को समझते थे। उसने सोचा कि उसने उनके लिए बैग पर जो 50,000 से ज्यादा खर्च किए थे वह वसूल हो गया। दुर्भाग्य से झो क्वानहाओ दिवास्वप्न देख रहा था। उसे नहीं पता था कि दोनों लड़कियों ने सिर्फ चिराग के करीब आने के लिए ऐसा कहा था। ठीक है। चिराग को कुछ न कहते देखकर सू चुकिंग दोनों लड़कियों के आग्रह का विरोध नहीं कर सकी और सहमत हो गई। सुबह ऐसी ही रहे, दोपहर में वह चिराग के साथ निकलने और कुछ अकेले समय बिताने का मौका ढूंढेगी। तुम बहुत अच्छी हो चुकिंग। सू चुकिंग को सहमत होते सुनकर दोनों खूबसूरत लड़कियां खुशी से उछल पड़ीं। समूह श्वेटियन विला के अंदर और गहराई तक चला गया। रास्ते में चिराग को दोनों लड़कियों के बारे में पता चला। एक का नाम मिंगमेंग था और दूसरी का शियाओमिन। दोनों के लुक्स 85 से ज्यादा थे, सच्ची अमीर और खूबसूरत लड़कियां। चिराग और लड़कियों को हंसते मुस्कुराते देखकर पीछे खड़े झो क्वानहाओ को हमेशा से ज्यादा असहज महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। दोपहर के भोजन के बाद सब थक गए थे और दोपहर में खेलने से पहले कुछ देर आराम करना चाहते थे। श्वेटियन विला में 5 सितारा स्तर से कम के विश्राम होटल नहीं थे। बेशक इनके अलावा श्वेटियन विला में 10 अलग अलग विलाओं वाला एक विला क्षेत्र भी था, जो शीर्ष धनी परिवारों के लिए तैयार किया गया था। विला क्षेत्र से गुजरते समय चिराग अचानक रुक गया। चुकिंग, चलो यहाँ चलते हैं। चिराग का होटल जाने का कोई इरादा नहीं था। ये जानकर कि चिराग श्वेटियन विला पहुंच गया है, प्रबंधक ली ने तुरंत चिराग के लिए सबसे अच्छा विला नंबर 1 में रहने की व्यवस्था कर दी थी। हम चिराग की बात सुनकर सू चुकिंग और बाकी सब हक्के बक्के रह गए। वे जानते थे कि उनके पिता भी शायद इन 10 अलग अलग विलाओं में से किसी एक में रहने की योग्यता नहीं रखते होंगे। अब एक गरीब लड़का अंदर आराम करना चाहता था। चिराग, क्या तुमने पहले से कोई विला बुक किया था? सू चुकिंग ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, चिराग ने ईमानदारी से जवाब दिया, उसने कोई विला बुक नहीं किया था। तो हम अंदर कैसे आराम कर सकते हैं? सू चुकिंग अभी भी हैरान थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं हैंडसम हूं, चिराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर चिराग सू चुकिंग को विला नंबर 1 की ओर ले गया। ये देखकर सब हक्के बक्के रह गए। उसने बुक नहीं किया है और फिर भी एक विला में रहना चाहता है। सपने देखना बंद करो, झो क्वानहाओ ने उपहास किया। हालांकि जैसे ही झो क्वानहाओ ने सोचा कि चिराग को सुरक्षा गार्ड रोक देंगे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। चिराग को रोकने के बजाय सुरक्षा गार्डों ने उसे सम्मानपूर्वक सलाम किया। चिराग और सू चुकिंग आत्मविश्वास से विला क्षेत्र में दाखिल हुए। झो क्वानहाओ और उसके दोस्त हक्के बक्के रह गए। अगर वह अंदर जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं। अगर एक गरीब लड़का अंदर जा सकता है तो वह क्यों नहीं? झो क्वानहाओ बड़बड़ाया और विला क्षेत्र की ओर भी चल पड़ा। अध्याय 17 हैंडसम सच में कुछ भी कर सकता है। ये देखकर झो क्वानहाओ के दोस्त हक्के बक्के रह गए। अभी अभी चिराग शान से अंदर घुसा, जिससे उन्हें वास्तविकता पर संदेह होने लगा। क्या झो क्वानहाओ भी अंदर जा सकता था? झो क्वानहाओ नहीं चाहता था कि सू चुकिंग और चिराग एक कमरे में अकेले रहें, इसलिए उसने गति बढ़ाई। चूंकि सुरक्षा गार्डों ने चिराग को नहीं रोका था, इसलिए वे उसे भी नहीं रोकेंगे। हालांकि इससे पहले कि झो क्वानहाओ विला क्षेत्र के पास पहुंच पाता, कुछ सुरक्षा गार्डों ने पास आकर ठंडे स्वर में कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। लंबे सुरक्षा गार्डों ने झो क्वानहाओ को सीधे बाहर रोक दिया। तो वह अंदर क्यों जा सकता है? झो क्वानहाओ वहीं अजीब तरह से खड़ा रहा, अनिच्छा से चिल्लाता हुआ। कोई टिप्पणी नहीं। सुरक्षा गार्डों पर झो क्वानहाओ को समझाने की कोई बाध्यता नहीं थी। कृपया तुरंत यहां से चले जाएं। अंत में सुरक्षा गार्डों ने झो क्वानहाओ को 20 मीटर दूर तक पहुंचाया। झो क्वानहाओ वहीं अवाक खड़ा रहा, बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। चिराग अंदर क्यों जा सका, लेकिन वह क्यों नहीं? क्या इसलिए कि चिराग हैंडसम था? क्या हैंडसम होने का सच में मतलब था कि आप जो चाहें वह कर सकते हैं, और बदसूरत होने का मतलब था कि आप अंदर नहीं जा सकते? क्या समाज अब पैसे से ज्यादा लुक्स को महत्व दे रहा था? उस पल झो क्वानहाओ की दुनियादारी ढह गई।
क्यों, बिल्कुल क्यों। झो क्वानहाओ लगातार बड़बड़ाता रहा। झो क्वानहाओ के दोस्त पास आ गए। दूर से वे देख सकते थे कि चिराग और सू चुकिंग पहले ही सबसे शानदार विला नंबर 1 में प्रवेश कर चुके थे, जबकि वे यहाँ ठंड में खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत नीचता है। झो क्वानहाओ के दो पुरुष दोस्तों ने उसके लिए अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। बहुत नीचता। मेंग मेंग और शियाओमिन ने भी जटिल भाव दिखाए। लेकिन ये झो क्वानहाओ के लिए नहीं था, यह उनके अपने लिए था। क्या वे अभी मूर्ख थे? वे चिराग के शब्दों से इतने चकित थे कि बोल भी नहीं पाए। पीछे मुड़कर सोचते हुए वे खुद पर गुस्सा थे। वे इतने बड़े अवसर को कैसे चूक सकते थे? अभी अभी उन्हें चिराग से उन्हें भी साथ ले जाने के लिए कहना चाहिए था, शायद अब तक वे विला नंबर 1 में होते। सू चुकिंग को चिराग के साथ अकेले छोड़ने के बजाय। कितना बड़ा अवसर सू चुकिंग पर बर्बाद, ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। बेबसी से झो क्वानहाओ और उसके समूह ने एक होटल का कमरा बुक किया। विला नंबर 1 में प्रवेश करने के बाद सू चुकिंग कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन चिराग पहले बोल पड़ा। चुकिंग, तुम थोड़ी देर आराम करो, मुझे कुछ काम है। ये कहकर चिराग अकेला चला गया। विला के अंदर सू चुकिंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर वह समझ गई। पहले उसका दिमाग खाली हो गया था, उसने यह नहीं सोचा था कि चिराग सबसे अमीर है। चिराग की स्थिति को देखते हुए विला नंबर 1 में रहना कोई समस्या नहीं थी। उसने सच में मुझे अकेले विला में आमंत्रित किया। सू चुकिंग का दिल तेजी से धड़का, उसने उत्साहित होकर कहा। चिराग के शुरू में मना करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी, और अब ऐसा लग रहा था कि यह सही चुनाव था। देखो, उनका रिश्ता आगे बढ़ रहा था। सू चुकिंग को विश्वास था कि वह चिराग को जरूर जीत लेगी। निश्चित रूप से। चिराग श्वेटियन विला के कार्यालय भवन के सामने पहुंचा। श्रीमान चिराग, आप आ गए। प्रबंधक ली लंबे समय से श्वेटियन विला के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंतजार कर रहे थे। चिराग को देखकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। हालांकि उन्होंने तस्वीरें देखी थीं, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से देखना अभी भी आश्चर्यजनक था। ये श्रीमान चिराग बहुत जवान और बहुत हैंडसम थे, विशेष रूप से एक महिला अधिकारी जो चिराग से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। प्रबंधक ली के नेतृत्व में चिराग कार्यालय में दाखिल हुआ। श्रीमान चिराग, ये पिछली तिमाही के लिए हमारे विला की वित्तीय रिपोर्ट है। क्या आपके पास हमारे काम के लिए कोई निर्देश है? प्रबंधक ली ने पूछताछ की। चिराग ने लापरवाही से वित्तीय रिपोर्ट पर नजर डाली। श्वेटियन विला से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। तियाननान प्रांत के शीर्ष 3 उच्च स्तरीय अवकाश विलाओं में से एक होने के नाते तिमाही लाभ आश्चर्यजनक रूप से 25 करोड़ था। अरबों के राजस्व वाली बड़ी कंपनियों का भी शायद श्वेटियन विला जितना शुद्ध लाभ नहीं होता होगा। वार्षिक रूप से श्वेटियन विला का लाभ 1 अरब के करीब था। अरबों की कीमत वाली कई कंपनियों पर हावी। मेरे पास अभी कोई विशेष निर्देश नहीं है, सब कुछ हमेशा की तरह चलता रहेगा। चिराग ने दस्तावेज नीचे रखा, हल्के से बोलते हुए। श्रीमान चिराग, विला नंबर 1 की चाबी पहले ही आपके लिए विला में रख दी गई है। अचानक कुछ याद आने पर प्रबंधक ली ने कहा। श्वेटियन विला का विला नंबर 1 पूर्व मालिक श्रीमान झेन के लिए बनाया गया था और जनता के लिए खुला नहीं था। लेकिन चूंकि श्रीमान झेन शंघाई में रहते थे, इसलिए विला नंबर 1 निर्माण के बाद से खाली पड़ा था। अब जब चिराग विला का नया मालिक बन गया था, तो विला नंबर 1 की चाबी स्वाभाविक रूप से चिराग को दी जानी चाहिए थी। चिराग के दौरे की जानकारी मिलते ही प्रबंधक ली ने तुरंत किसी को आगे भेजकर विला नंबर 1 का ताला खुलवा दिया और एकमात्र चाबी वहीं छोड़ दी। समझ गया। चिराग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। विला नंबर 1 वाकई श्वेटियन विला का सबसे शानदार विला था। इसकी सजावट ह्यूएटन गार्डन के उस विला से भी बेहतर थी जो चिराग को मिला था। जब भी वह बोर होता, वह यहाँ रह सकता था। कुछ मिनट बाद चिराग चला गया। उसकी विदाई की आकृति को देखकर प्रबंधक ली और अन्य लोग गहराई से हिल गए। आखिर श्रीमान चिराग किस प्रतिष्ठित परिवार से थे? इतने युवा, फिर भी उन्होंने श्रीमान झेन से विला खरीदा। उनकी ताकत जबरदस्त थी। दोपहर में चिराग और सू चुकिंग विला से बाहर निकले। झो क्वानहाओ और मेंगमेंग पहले से ही विला क्षेत्र के बाहर इंतजार कर रहे थे। समूह के मिलने के बाद उन्होंने विला का दौरा करना शुरू कर दिया। उनका पहला पड़ाव शूटिंग रेंज था। चूंकि उनमें से कोई भी आग्नेयास्त्रों से परिचित नहीं था, इसलिए उन्होंने तीरंदाजी का विकल्प चुना। क्या हम प्रतिस्पर्धा करें? झो क्वानहाओ ने उत्तेजित करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं, चिराग तीर नहीं चला सकता, प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। सू चुकिंग आगे बढ़ी। वह चिराग को समझती थी, जानती थी कि वह तीर नहीं चला सकता।
साथ ही वह जानती थी कि झो क्वानहाओ बचपन से तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था और उसने कई चैंपियनशिप जीती थी। झो क्वानहाओ का इरादा स्पष्ट रूप से चिराग को बुरा दिखाना था। मैं सहमत हूं। चिराग ने सू चुकिंग के कंधे पर थपथपाया और झो क्वानहाओ को जवाब दिया। सब हक्के बक्के रह गए, सोच रहे थे कि उन्होंने गलत सुना। तीर चलाना नहीं जानते, फिर भी झो क्वानहाओ से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जिसने बचपन से प्रशिक्षण लिया था। क्या वह पागल था? चिराग, क्या तुम तीरंदाजी जानते हो? सू चुकिंग ने आश्चर्य से पूछा। नहीं। तो तुम क्यों सहमत हुए? सू चुकिंग बेहद उत्सुक थी। क्योंकि मैं एक सच्चाई में विश्वास करता हूं। अचानक सबकी निगाहें चिराग पर थीं। हैंडसम होने से किस्मत अच्छी होती है, चिराग ने आत्मविश्वास से कहा। आगे बढ़ो। ये सुनकर झो क्वानहाओ और उसके दो पुरुष दोस्तों ने उपेक्षापूर्ण ढंग से उपहास किया। सू चुकिंग, मिन मेंग और शियाओमिन ने चिराग की ओर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। आत्मविश्वासी चिराग कितना हैंडसम था। गो चिराग, गो हैंडसम गाय, तुम जीत सकते हो। लड़कियों ने एक साथ जयकार की। ये सुनकर झो क्वानहाओ हक्का बक्का रह गया। वह समझ सकता था कि सू चुकिंग उसके लिए जयकार कर रही थी, लेकिन उसके अपने सहायक भी चिराग के लिए क्यों जयकार कर रहे थे? हाँ, औरतें, तुम सब जल्द ही निराश हो जाओगे, मैं जरूर जीतूंगा। झो क्वानहाओ आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं हरा सका जो तीर नहीं चला सकता था, तो उसे जीना ही नहीं चाहिए। ऐसे बेकार आदमी को जीने का कोई हक नहीं था। झो क्वानहाओ ने एक आसान धनुष और तीर चुना, जबकि चिराग ने कर्मचारियों द्वारा दिए गए धनुष और तीर को उठाया। दोनों निर्दिष्ट स्थान पर गए और प्रतियोगिता शुरू हुई। अध्याय 18 मेरा कमबख्त आकर्षण। शूटिंग रेंज लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 3 खूबसूरत लड़कियां और एक देवतुल्य चिराग, ध्यान आकर्षित न करना असंभव था। झो क्वानहाओ ने अपना धनुष खींचा और दूर के लक्ष्य पर निशाना साधा। क्या शानदार मुद्रा है! निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ, कम से कम 5 साल का अभ्यास। झो क्वानहाओ को देखते हुए कुछ दर्शक टिप्पणी किए बिना नहीं रह सके। अपनी निगाहें चिराग पर घुमाते हुए कई विशेषज्ञों ने सिर हिलाया। सिर्फ उसकी मुद्रा देखकर ही वे बता सकते थे कि वह नौसिखिया था। एक नौसिखिया एक विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, क्या वह अपनी हार को आमंत्रित कर रहा था? स्वूश! झो क्वानहाओ हिला और एक तीर सीधे लक्ष्य की ओर चला गया। 8 अंक। एक विशेषज्ञ से यही उम्मीद थी, पहले ही तीर में 8 अंक। कई दर्शक चौंक गए और प्रशंसा में चिल्ला उठे। झो क्वानहाओ का मुंह थोड़ा मुड़ा जब उसने चिराग की ओर देखा। स्वूश! चिराग का तीर उड़ गया। अगले ही पल शूटिंग रेंज शांत हो गई। दूर के लक्ष्य को देखते हुए सबकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। 10 अंक, बिल्कुल बीच में, बिना किसी विचलन के। ये कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ एक नौसिखिया है। अद्भुत! छोटे भाई, तुम कमाल हो। तुम सबसे अच्छे हो, छोटे भाई। सबसे पहले सू चुकिंग और उसके दोस्तों ने प्रतिक्रिया दी। चिराग को 10 अंक मारते देखकर वे उत्साह से उछल पड़े। वे चिराग से भी ज्यादा खुश थे। दूर के 10 अंकों को देखते हुए चिराग ने एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। प्रबंधक ली ने उसे निराश नहीं किया, उसका रास्ता चौड़ा हो रहा था। चिराग इतना आश्वस्त इसलिए था क्योंकि उसका मानना था कि यह जानकर कि वह जागीर में खेल रहा है, प्रबंधक ली निश्चित रूप से अपने नए बॉस को खुश करने पर ध्यान देगा। जब उसे पता चला कि चिराग ने झो क्वानहाओ के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए सहमति दे दी है, तो प्रबंधक ली निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। यकीन मानिए, धनुष और तीर चुनते समय चिराग ने अपने विचारों की पुष्टि की। झो क्वानहाओ ने अपना धनुष और तीर खुद चुना, लेकिन चिराग का कर्मचारियों द्वारा लाया गया था। चिराग के आसानी से 10 अंक हासिल करने का कारण धनुष और तीर ही थे। असंभव! यह असंभव है। झो क्वानहाओ का चेहरा सफेद पड़ गया और वह अविश्वास में लगातार अपना सिर हिलाता रहा। ये कैसे हो सकता है? झो क्वानहाओ के दोनों दोस्त भी हक्के बक्के रह गए। यह जरूर किस्मत होगी। बेस्ट ऑफ 3। हार मानने से इनकार करते हुए झो क्वानहाओ ने फिर से धनुष और तीर उठाया। स्वूश! स्वूश! 2 तीर उड़ गए। 8 अंक, 9 अंक। स्वूश! स्वूश! चिराग ने अपना धनुष खींचा और तीर साधा। 10 अंक, 10 अंक और 2 10 अंक। ये देखकर अनगिनत लोग हक्के बक्के रह गए। झो क्वानहाओ अवाक था। एक जीनियस, निश्चित रूप से एक जीनियस। अगर यह सिर्फ एक 10 अंकों का शॉट होता तो ये किस्मत हो सकती थी, लेकिन सभी 10 अंकों के साथ चिराग को केवल जीनियसों का जीनियस कहा जा सकता था। 8 में से 5, 9 अंक, 9 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 7 अंक।
जबकि चिराग दूसरी ओर लगातार 10 अंक हासिल कर रहा था। चिराग के लक्ष्य को देखते हुए झो क्वानहाओ डर गया। एक माहिर तीरंदाज, निश्चित रूप से एक माहिर तीरंदाज। अद्भुत, छोटे भाई तुम अविश्वसनीय हो। कई लड़कियों ने खुशी से जयकार की। एक पल के लिए चिराग ध्यान का केंद्र बन गया। धनुष और तीर नीचे रखते हुए चिराग धीरे धीरे बाहर चला गया। चिराग ने मन ही मन सोचा कि इतना हैंडसम और भाग्यशाली होना आसान नहीं था, दूसरे उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे। कई लड़कियां जल्दी से उसका पीछा करने लगी, उत्साहपूर्वक चिराग से बातें कर रही थीं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हैंडसम होने का मतलब अच्छी किस्मत होना है? क्या मैं इसलिए हार गया क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूं? झो क्वानहाओ गहरे संदेह में पड़ गया। रात के खाने के बाद वे जागीर में टहलने निकले। दूर से आती गायन और चमकती रोशनी ने उनका ध्यान खींचा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जागीर कभी कभी गायकों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती थी। जिज्ञासावश वे उधर चल पड़े। गायक को मंच पर अपना प्रदर्शन खत्म करते हुए देखकर झो क्वानहाओ की आंखें चमक उठीं। शायद वह तीरंदाजी में हार गया था, लेकिन क्या वह अन्य क्षेत्रों में भी हार सकता था? अब स्पॉटलाइट और सभी के ध्यान के साथ खुद को प्रदर्शित करने का यह सबसे अच्छा समय था। तुम बस इंतजार करो, सू चुकिंग मेरी होगी। चिराग के पास आकर झो क्वानहाओ ने आत्मविश्वास से कहा। गायक के खत्म होने के बाद झो क्वानहाओ मंच पर कूद गया, आयोजक से कुछ शब्द कहे और माइक ले लिया। आज एक खास दिन है और मैं एक खूबसूरत महिला के लिए एक गाना गाना चाहूंगा। झो क्वानहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले कुछ वर्षों में उसने लड़कियों को प्रभावित करने के लिए लगन से गाना गाने का अभ्यास किया था। उसका वर्तमान स्तर कई लोगों से बेहतर था। मंच पर झो क्वानहाओ ने उत्तेजित करते हुए चिराग की ओर देखा। झो क्वानहाओ को देखकर चिराग मदद नहीं कर सका, बसाह भरी। भले ही तुम बदसूरत हो, तुम्हारे सपने जरूर बड़े हैं। अब मैं कन्फेशन बलून पेश करने जा रहा हूं। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, झो क्वानहाओ मूड में डूब गया, जैसे कोई गहरा भावुक आदमी हो। सीन नदी के किनारे, लेफ्ट बैंक पर कॉफी। मैं एक कप पकड़े हुए हूं। तुम्हारी सुंदरता का स्वाद ले रहा हूं। कप पर होठों के निशान। फूलों की दुकान से आए गुलाब पर किसने नाम गलत लिखा? कन्फेशन बलून सड़क पार उड़ता है, मुस्कुराता हुआ और आसमान में उड़ता हुआ। उद्धरण चिन्ह। झो क्वानहाओ का गाना सुनकर सभी पल भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गए। झो क्वानहाओ ने कई लोगों को भावुक किया, लेकिन सू चुकिंग उनमें से नहीं थी। इस पल सू चुकिंग चिराग से बात कर रही थी, पूरी तरह से झो क्वानहाओ के गाने को अनदेखा कर रही थी। झो क्वानहाओ के गाना खत्म करने के बाद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गुंजा दिया। हालांकि जब झो क्वानहाओ ने आत्मविश्वास से सोचा कि सू चुकिंग भावुक हो जाएगी, तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस पल सू चुकिंग वास्तव में चिराग के कंधों की मालिश कर रही थी और उसने पहल की, ये कहते हुए कि चिराग दोपहर में तीरंदाजी से थक गया था और उसे आराम की जरूरत थी। आमतौर पर अलग रहने वाली सू चुकिंग अब चिराग के सामने एक शर्मीली युवती की तरह दिख रही थी। छोटे भाई, क्या तुम ऊपर जाकर एक गाना गाना चाहोगे? हाँ छोटे भाई, तुम इतने हैंडसम हो, तुम जरूर अच्छा गाते भी होगे। आखिरकार कई लड़कियों के आग्रह पर चिराग मंच पर चढ़ गया। वाह कितना हैंडसम छोटा भाई, एक देवतुल्य चेहरा, बहुत हैंडसम। जैसे ही चिराग मंच पर गया, अनगिनत लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाने लगीं। मंच पर उसकी उपस्थिति मात्र ने ही झो क्वानहाओ के अंत से कहीं ज्यादा माहौल बना दिया। नीचे झो क्वानहाओ का चेहरा हरे से नीला पड़ गया। मंच पर खड़े होकर चिराग ने थोड़ी देर सोचा और अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। मैं अगर एक दिन मैं अमीर बन जाऊं, पेश करूंगा। ये कभी चिराग का पसंदीदा गाना था और अब आखिरकार उसने इसे साकार कर लिया था। गो छोटे भाई, तुम सबसे अच्छे हो, अनगिनत लड़कियां चिल्लाईं। अगर एक दिन मैं अमीर बन जाऊं, मेरी पहली पसंद दुनिया घूमना नहीं होगी। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मुलायम सोफे पर लेटना, खाकर सोना, उठकर फिर खाना, पहले 1 साल तक। अमीर बनकर मैं अमीर बन जाता हूं, फिर विनम्रता से कहता हूं पैसा सब कुछ नहीं है। मैं अमीर बन जाता हूं, सारी चिंताएं दूर छूट जाती हैं। अमीर बनकर मैं अमीर बन जाता हूं, फिर ईमानदारी से कहता हूं पैसा सब कुछ नहीं है। जैसे ही चिराग का गाना खत्म हुआ, जगह तुरंत गूंज उठी। अनगिनत लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाती हुई खड़ी हो गईं और कई भाग कर आईं, चिराग के मंच से उतरने का इंतजार कर रही थीं। गायन देवता, छोटे भाई तुम आज रात निश्चित रूप से गायन देवता हो।
छोटे भाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। छोटे भाई, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ठीक है। अनगिनत लड़कियां चिल्लाईं। दृश्य का पागलपन झो क्वानहाव से कहीं ज्यादा था, एक शीर्ष स्तर के गायक के बराबर। चिराग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। छोटे भाई, मुझे तुम पसंद हो। सू चुकिंग और उसके दोस्त भी चिल्लाए, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। कौन एक हैंडसम लड़के को पसंद नहीं करेगा जो अच्छा गाता हो। मेरा कमबख्त आकर्षण, चिराग ने बेबसी से बड़बड़ाया। मंच से उतरने के बाद अनगिनत खूबसूरत लड़कियों ने तुरंत उसे घेर लिया, सभी चिराग को वीचैट पर जोड़ना चाहती थीं। आखिरकार सू चुकिंग और मिंगमैन की मदद से चिराग प्रशंसकों की भीड़ से बचने में कामयाब रहा। क्यों, वह मुझसे साफ तौर पर बुरा गाता है। झो क्वानहाव आंसू बहाने के कगार पर था। यह ऐसा क्यों हुआ? वो वह अब जीना नहीं चाहता था। अध्याय 19 चिराग, तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते। उस रात जब चिराग और सू चुकिंग विला नंबर 1 लौटने की तैयारी कर रहे थे, मेंगमेंग और शियाओमिन ने चिराग से उन्हें भी साथ ले चलने के लिए कहा। चिराग सहमत हो गया। ये सुनकर झो क्वानहाव के बाकी दो दोस्तों ने ईर्ष्यापूर्ण भाव दिखाए। ये देखकर चिराग ने प्रबंधक ली को नमस्ते कहा और विला नंबर 9 खुलवाया। उसने उन्हें विला नंबर 9 में रहने दिया। भाई चिराग, आप कमाल के हैं। भाई चिराग, मैं सच में आपकी प्रशंसा करता हूँ। झो क्वानहाव के दोनों दोस्तों ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। वे भी श्वेटियन विला के किसी एक विला में रहना चाहते थे, ये जानते हुए कि उनके पिता भी कभी वहां नहीं रुके थे। हैंडसम और उदार, दोनों ने चिराग की प्रशंसा की। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बता देना, भाई चिराग। हाँ भाई चिराग, हालांकि हम बिगड़े हुए अमीर बच्चे हैं, हमारे परिवारों के कुछ संपर्क और शक्ति है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस हमें फोन कर देना। दोनों ने जोश से वादा किया। चिराग ने झो क्वानहाव को नजरअंदाज किया और सू चुकिंग, मेंगमेंग और दूसरों को विला नंबर 1 ले गया। भाई हाव, आज रात हमें विदा लेनी होगी। झो क्वानहाव से यह कहने के बाद उसके आखिरी दो सहयोगी तुरंत विला नंबर 9 की ओर दौड़ पड़े। गद्दार, तुम सब गद्दार हो। झो क्वानहाव ने गुस्से में पैर पटके। कितना समय हो गया है और मेरे सभी सहयोगियों ने मुझे धोखा दिया है। लानत है। अगले दिन उन्होंने श्वेटियन विला में पूरी सुबह खेला। इस बार चीजें उनके आने के समय से बहुत अलग थीं। चिराग ध्यान का केंद्र बन गया। सू चुकिंग और झो क्वानहाव के दोस्त दोनों उसके चारों ओर जमा हो गए। झो क्वानहाव एक अकेला, दयनीय आकृति की तरह दिख रहा था। दोपहर में वे श्वेटियन विला से चले गए। आखिरकार इस शापित जगह को छोड़कर झो क्वानहाव का मूड सुधर गया। प्रयागराज में वह उसका इलाका था। झो क्वानहाव ने चिराग को सबक सिखाने और उसे ये दिखाने की योजना बनाई कि बॉस कौन है। चिराग कितना भी हैंडसम क्यों न हो, क्या वह उससे ज्यादा अमीर हो सकता था? हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने एक वाक्य सुना। कोई जरूरत नहीं, चुकिंग मुझे वापस यूएटन गार्डन ले जाएगी, तुम लोग वापस जा सकते हो। चिराग ने मेंगमेंग और दूसरों के उसे छोड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या, यूएटन गार्डन? झो क्वानहाव को लगा कि उसने गलत सुना। भाई चिराग यूएटन गार्डन में रहते हैं, ये कमाल है। वह यूएटन गार्डन है, प्रयागराज के बड़े अधिकारी और धनी व्यापारी भी शायद वहां रहने का विशेषाधिकार नहीं रखते होंगे। मेंगमेंग और अन्य भी उतने ही चौंक गए थे। उनके लिए यूएटन गार्डन अभी भी अछूत था। किसने सोचा होगा चिराग वास्तव में यूएटन गार्डन में रहता था। ये बस ठीक ठाक है, यूएटन गार्डन बस ठीक है, चिराग ने बेपरवाही से कहा। विला नंबर 1 के अंदर की अत्यधिक विलासिता देखने के बाद उसके लिए यूएटन गार्डन बस साधारण था। यूएटन गार्डन बस साधारण। झो क्वानहाव को ऐसा लगा जैसे वह अब जीना नहीं चाहता। वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। क्या वह एक सुपर अमीर आदमी के सामने दिखावा कर रहा था? झो क्वानहाव का मन कर रहा था कि वह खुद को थप्पड़ मार ले। क्या कल की घटना बस उसके थप्पड़ खाने के लिए अपना चेहरा आगे करने जैसी नहीं थी? कितना शर्मनाक। पता चला भाई चिराग एक छिपे हुए टाइकून है। कितने लो प्रोफाइल। भाई चिराग जैसे लो प्रोफाइल लोग ज्यादा नहीं हैं। झो क्वानहाव के दोनों दोस्तों ने ईमानदारी से कहा। हैंडसम, अमीर, भाग्यशाली और लो प्रोफाइल। एक पल में चिराग की छवि सभी की नजरों में भव्य हो गई। विशेष रूप से मेंगमेंग और शियाओमिन, दो खूबसूरत और अमीर लड़कियों ने चिराग को अलग नजरों से देखा। उनकी निगाहें जैसे कह रही थीं कि वे चिराग से चिपकना चाहती हैं। हम अब जा रहे हैं। लड़कों, खासकर हैंडसम लड़कों को बाहर रहते हुए खुद की रक्षा करनी चाहिए।
मेंग मेंग और शियाओमिन की निगाहें देखकर चिराग और सू चुकिंग खुद को बचाने के लिए पहले चले गए। चिराग को विला पर छोड़ने के बाद सू चुकिंग चली गई। इस पल सू चुकिंग बहुत अच्छे मूड में थी। इस यात्रा के बाद चिराग के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया, वह चिराग के साथ जुड़ने से ज्यादा दूर नहीं थी। सू चुकिंग, लगे रहो, तुम कर सकती हो। चिराग, तुम मेरी पकड़ से बच नहीं सकते, हे। सू चुकिंग ने खुद को उत्साहित किया, अब वह कभी ठंडी रहने वाली कॉलेज की रानी जैसी नहीं दिख रही थी। बेशांग मंडप में एक लंबी और खूबसूरत महिला बेबसी से अपने रिश्तेदारों के विभिन्न सवालों का सामना कर रही थी। एंजल, तुम 24 या 25 साल की हो चुकी हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एंजल, क्या तुम चाहती हो कि आंटी तुम्हें किसी से मिलवाएं? अपने रिश्तेदारों की उत्साही चिंता का सामना करते हुए एंजल बेहद परेशान थी। अगर उसके चचेरे भाई का जन्मदिन नहीं होता और उसके परिवार ने उसे आने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो वह ऐसी सभा में शामिल नहीं होती। ठीक है, मैं सच कहूंगी। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, आंटी। तीसरी आंटी, आपको मुझे किसी से मिलवाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार बहुत ज्यादा दबाव डालने पर एंजल के पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, नहीं, दयालुता से धोखा देने के अलावा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर एंजल के रिश्तेदार तुरंत उत्साहित हो गए। बॉयफ्रेंड होना अच्छी बात है, उसे लेकर आओ, आंटी तुम्हें सलाह देंगी। हाँ एंजल, उसे यहाँ लाओ। मुझे उत्सुकता है किस तरह का लड़का हमारी गर्वित छोटी एंजल का बॉयफ्रेंड हो सकता है। एंजल के आश्चर्य के लिए ये जानने के बाद कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके रिश्तेदारों ने हार नहीं मानी बल्कि और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लाओ। उसे बॉयफ्रेंड कहाँ से मिलेगा? ठीक है। सवालों की बौछार होने पर एंजल के पास फोन करने का बहाना बनाकर बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एंजल, फिसल मत जाना, नहीं तो हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माता पिता से बात करेंगे। उसकी आंटी ने एंजल को चेतावनी दी। उसके माता पिता ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं आए। मैं नहीं जाऊंगी। एंजल और भी ज्यादा बेबस थी। भागने की उसकी योजना बर्बाद हो गई थी। मुझे क्या करना चाहिए? निजी कमरे से बाहर निकलते हुए एंजल बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। बाहर से गुजरती कारों को देखकर एंजल को अचानक वह बेहद हैंडसम लड़का चिराग याद आया। वह अकेला था जिसने उसके दिल को धड़काया था। अपनी हिम्मत जुटाकर एंजल ने चिराग को फोन किया। नमस्ते। कॉल कनेक्ट हो गया। एंजल तुरंत घबरा गई। मैं एंजल हूं, जिसने पिछली बार आपकी कार में सवारी की थी। एंजल, चिराग को अभी भी वह लंबी और मॉडल को मात देने वाली एंजल याद थी जिससे वह दीदी के लिए ड्राइविंग करते समय मिला था। क्या आप मुझे लेने और घर छोड़ने आ सकते हैं? एंजल ने सावधानी से पूछा। अगर असुविधा हो तो कोई बात नहीं। तुम कहाँ हो? मैं यूनाइटेड रोड पर बेशांग मंडप में हूँ। चिराग उस समय बाहर था और खोजने के बाद उसने पाया कि यूनाइटेड रोड उससे ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए चिराग सहमत हो गया। ठीक है। आखिरकार वह सच में एक लो प्रोफाइल मददगार युवक था। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। एंजल का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। उसने एक उपयुक्त योजना सोची। चिराग को अपना चेहरा दिखाने दो और इससे पहले कि उसके रिश्तेदार कुछ कह पाते, वह चिराग के साथ जल्दी से निकलने का बहाना ढूंढ लेगी। इस तरह उसे चिराग को परेशान नहीं करना पड़ेगा। 10 मिनट बाद चिराग बेशांग मंडप के सामने पहुंचा। एंजल ने चिराग को निजी कमरा 309 में उसे लेने के लिए फोन किया, यह मानते हुए कि एंजल शायद नशे में होगी। चिराग तीसरी मंजिल पर गया। निजी कमरा 309 का दरवाजा खोलते ही चिराग हक्का बक्का रह गया। अध्याय 20 केन। जैसे ही दरवाजा खुला, 1 दर्जन जोड़ी आंखें चिराग पर टिक गईं। यह मेरा बॉयफ्रेंड है, एंजल ने कहा, फिर खड़ी हो गई, चिराग के साथ जाने के लिए तैयार। हालांकि वह अभी खड़ी ही हुई थी कि उसके बगल में बैठी उसकी चाची ने उसे पकड़ लिया। सबका खाना खत्म हो गया है, जाने से पहले थोड़ी देर बात कर लो। अपनी चाची द्वारा रोके जाने पर एंजल ने चिराग को बेबस निगाहों से देखा। चिराग समझ गया। नमस्ते सभी को, मैं चिराग हूँ। युवक बहुत हैंडसम है, बहुत उत्साही। अधिकांश लोग चिराग से काफी संतुष्ट थे, सिवाय उस चाची के जो पहले एंजल को एक बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती थी, और कुछ तीसरी पीढ़ी के चचेरे भाइयों के जो कुछ हद तक नाखुश थे। युवक, तुम क्या काम करते हो? तुम्हारी मासिक आय कितनी है? मैं दीदी के लिए ड्राइव करता हूँ, मेरी मासिक आय किस्मत पर निर्भर करती है। चिराग का कोई नियमित काम नहीं था और उसकी मासिक आय सच में किस्मत पर निर्भर करती थी।
सिस्टम कार्य पुरस्कारों की भरमार के साथ चिराग की मासिक आय की कोई सीमा नहीं थी, अरबों खरबों। अगर पुरस्कार कम होते तो उसके संयुक्त व्यवसायों को अब प्रति माह 20 करोड़ होना चाहिए। दीदी के लिए ड्राइविंग, मासिक आय किस्मत पर निर्भर करती है। चिराग को सुनने के बाद इन लोगों की आंखों में भाव जटिल हो गए। हालांकि एंजल की अपनी अच्छी स्थिति थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ज्यादा कुछ नहीं लगता था। छोटी वेन, भविष्य में ऐसा बॉयफ्रेंड कभी मत ढूंढना, एंजल की चाची ने बगल में बैठी बेटी से कहा। मैं निश्चित रूप से दीदी के लिए ड्राइव करने वाले किसी को बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं ढूंढूंगी। शुरुआत में जब छोटी वेन ने चिराग को देखा तो वह काफी प्रभावित हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह दीदी के लिए ड्राइव करता है तो उसने तुरंत उसे नीचा दिखाया। चलो चलते हैं। सब नीचे चले गए। क्या आपके परिवार ने फिर से एक नई कार खरीदी? जैसे ही वे चले, सभी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित थे कि एंजल की चाची के परिवार ने एक और नई कार खरीदी थी। हमने 13.4 लाख की पोर्श कैन खरीदी, ये औसत है, कोई बहुत अच्छी कार नहीं है। एंजल की चाची का दिखावटी भाव था। वाह, 10 लाख से ज्यादा की कार अच्छी कार नहीं है। आप सच में हमें वहीं मार रहे हैं जहां दर्द हो रहा है। एंजल के रिश्तेदारों ने ईर्ष्या से कहा। कैन सच में अच्छी कार नहीं है। चिराग सहज रूप से बोल पड़ा। चिराग को पहले सिस्टम पुरस्कार, अंतिम ड्राइविंग कौशल मिला था, इसलिए उसे विभिन्न कारों की कुछ समझ थी। एंजल चिराग को समझती थी, करोड़ों की कार चलाती थी, जाहिर है 10 लाख की कैन उसके लिए अच्छी कार नहीं थी। हालांकि एंजल की चाची का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम कहते हो कि कैन अच्छी कार नहीं है, तुम्हारा क्या कारण है? एंजल की चाची ने सवाल किया। पहला, कैन की कारीगरी की गुणवत्ता विशेष रूप से खराब है, खिड़की उठाने का बटन विशेष रूप से कठोर है, बिल्कुल 10 लाख से ज्यादा की कार जैसा नहीं, सीटें बिल्कुल आरामदायक नहीं है, ट्रांसमिशन में झटकेदार बदलाव हैं। दूसरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप इतना स्मार्ट नहीं है, ईंधन की खपत ज्यादा है और त्वरण सुस्त है, गैस पर पैर रखने में देरी महसूस होती है। चिराग ने लापरवाही से जवाब दिया। हाँ, दीदी के लिए ड्राइव करने वाले को क्या हक है बोलने का? उसकी चाची का चेहरा अब और नहीं टिक सका और उसने पलटवार किया। एंजल के अन्य रिश्तेदार भी चिराग से बहुत असंतुष्ट थे, ये सोचते हुए कि युवक बहुत अहंकारी था। वाह! नीचे जाने के बाद छोटी वेन ने सबसे पहले बाहर खड़ी कोएनिग्सेग को देखा। ये स्पोर्ट्स कार कितनी शानदार दिखती है, मुझे आश्चर्य है कि इसकी कीमत कितनी है। छोटी वेन कोएनिग्सेग की ओर दौड़ी, अत्यधिक ईर्ष्या से कहती हुई। शायद 30 या 40 लाख, एंजल की चाची ने अनुमान लगाया। 2.5 करोड़, चिराग ने जवाब दिया। असंभव, इतनी महंगी कार कैसे हो सकती है? चाची को चिराग की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। और इसके अलावा तुम्हें कैसे पता कि यह 2.5 करोड़ की है? युवक, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मानो या ना मानो, ये तुम पर निर्भर करता है। और मुझे कैसे पता, क्योंकि यह मेरी कार है। ये कहकर चिराग ने कार की चाबी दबाई। एक पल में कोएनिग्सेग की बत्तियां जल उठीं और दरवाजे धीरे धीरे काले पंखों की तरह ऊपर उठे। एक पल में सभी लकड़ी के मुर्गे की तरह जम गए। मुझे मिल गया, यह कोएनिग्सेग CCX है, घरेलू कीमत 2.56 करोड़ है। छोटी वेन ने अपने फोन पर कार की कीमत खोजी और आश्चर्य से चिल्लाई। छोटी वेन का मुंह खुला रह गया, अविश्वास से चिराग को देख रही थी। क्या ये कार सच में 2.5 करोड़ की थी? पागलपन, सच में पागलपन। विशेष रूप से एंजल की चाची, जिसका चेहरा जल रहा था। इस पल एंजल के रिश्तेदारों ने चिराग को देखा, उनके चेहरे विस्मय और सदमे से भरे हुए थे। क्या चिराग सच में दीदी के लिए ड्राइव कर रहा था? 2.5 करोड़ की कार दीदी के लिए चला रहा था। कुछ और समझाए बिना चिराग कार में बैठ गया और एंजल के साथ सीधे चला गया। मुझे सच में माफ करना। कार में एंजल ने ईमानदारी से माफी मांगी। वह चिराग को परेशान नहीं करना चाहती थी, बस चाहती थी कि वह अपना चेहरा दिखाए और तुरंत चला जाए। अप्रत्याशित रूप से उसने गलत अनुमान लगाया। कोई बात नहीं, किसके कुछ घमंडी रिश्तेदार नहीं होते। मैं तुम्हें कुछ दिनों में डिनर पर ले जाऊंगी, माफी मांगने के लिए। एंजल अभी भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। दोस्तों, अगर आप इस शानदार कहानी के एक्स्ट्रा एपिसोड्स और खास अपडेट्स सुनना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको मिलेगा स्पेशल कंटेंट, नए ट्विस्ट और बहुत कुछ सबसे पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करें और कहानी का मजा दोगुना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें।
आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।